नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज से इस वीडियो के माध्यम से हम साइंस से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके अंदर हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हर एक वीडियो के द्वारा आपको और स्पेशली नोट्स के माध्यम से आपको हर एक जो बारीक बात है जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है उसको इस वीडियो के द्वारा दर्शाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस क्लास को, आज के वीडियो के साथ में। तो साइंस का जो हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो है फिज़िक्स से रिलेटेड, यानी भौतिकी या फिर भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो ये टॉपिक इससे रिलेटेड जो प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार इस टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मापन और उसके अलग अलग मात्रक और उनकी प्रणालियों से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं कि क्या उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक राशियों से जुड़ा हुआ, और हम देखेंगे यहाँ पर कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और किस प्रकार वो काम करती हैं। दोस्तों, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वो ऐसी राशियाँ हैं जिनका मापन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लंबाई, द्रव्यमान या घनत्व इत्यादि, इसके अलावा चाल, वेग, संवेग, ये सारी राशियाँ जो भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं और जिनका मापन किया जा सकता है, ये राशियाँ भौतिक राशि कहलाती हैं। और भौतिक राशियों का इतिहास, इनके मात्रकों का इतिहास अगर हम जानें तो आज के समय में हम अलग अलग मात्रक निर्धारित करते हैं। उन मात्रकों का इतिहास क्या है उसके बारे में भी हम देखते हैं। जो भौतिक राशियों हैं उनको मापने के लिए अलग अलग मात्रक निर्धारित किए गए हैं, तो उनका इतिहास क्या है अगर हम वो देखें तो मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को मापने का एक मानक है जो कि निर्धारित किया गया है। और इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत है वो फ्रांस से मानी जाती है कि फ्रांस में ये मात्रक है निर्धारित किए गए थे सबसे पहले। और जो फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां, उसके शासन के दौरान ये निर्धारित हुआ था। लुई 16वें ने, जो एक साइंटिस्ट हैं लेवाइजिए, उनके अंडर में या उनके अध्यक्षता में अगर हम कहें तो उनके सहयोगियों की एक टीम बनाई और उनको अलग अलग भौतिक राशियों के लिए मात्रक का निर्धारण करने के लिए कहा था। तो लेवाइजिए और उसके सहयोगियों ने कुल 6 भौतिक राशियों के मात्रकों का निर्धारण किया था। तो आइए हम देखते हैं वो कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक का निर्धारण है वो शुरुआत में किया गया था। तो लेवाइजिए और उसके सहयोगी जो हैं उन्होंने 6 अलग अलग भौतिक राशियां, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान और ज्योति तीव्रता, शुरुआत में ये 6 भौतिक राशियां ली गई थी जिनके अलग अलग मात्रक निर्धारित किए थे, जिनको मूल मात्रकों का नाम दिया गया था। जिसमें लंबाई के लिए मात्रक रखा गया था वो मीटर रखा गया, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला या कैंडल शक्ति कहा गया था, जिसे ये मात्रक रखे गए थे। शुरुआत के अंदर 6 मूल राशियां हैं वो मानी गई और इनके लिए 6 अलग अलग मात्रक है वो निर्धारित किए गए थे। तो इन्हीं के आधार पर फ्रांस के अंदर 10 दिसंबर 1799 को इन 6 मूल राशियों के मूल मात्रकों को जो है निर्धारित किया गया और इनको अपनाया गया था। उसके बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों ने अपनाया था। और शुरुआती जो मात्रक है इन मूल राशियों के, इनको कहा गया था मूल मात्रक, क्योंकि ये शुरुआती राशियां थी, भौतिक राशियां, जिनके लिए इन मात्रकों का निर्धारण हुआ था। वैसे वर्तमान समय में अब 7 मूल राशियां हैं और उनके लिए 7 मूल मात्रक हैं। अगर हम देखें तो वो क्या है, 7वां जो मोल था, जो कि पदार्थ के परिमाण के लिए मात्रक है वो निर्धारित किया गया था। ये किया गया था 1971 में। मोल को जो है, मोल की अवधारणा है वो दी गई थी पदार्थ के परिमाण के लिए, यानी पदार्थ के अंदर कितने कण उपस्थित हैं, उसके अणु या परमाणु, उसके लिए मोल का निर्धारण किया गया था, जिसको 7वीं भौतिक राशि कहा गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रकार की भौतिक राशियां हैं वो उनको मान्यता प्राप्त हैं और इसके अलग अलग जो मात्रक हैं वो कहलाए हैं मूल मात्रक। अब मूल मात्रकों से
ही कुछ और मात्रक बनाए गए जिनको कहा गया व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक कौन से हैं? जो कि सामान्य भौतिक राशियां हैं, जो शुरुआती मूल भौतिक राशियां हैं, इनसे कुछ नई राशियों का निर्धारण हुआ था मापन की, और उन्हीं के जो मात्रक हैं उनको कहा गया व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? अगर हम देखते हैं, जो दूसरी भौतिक राशियों के लिए निर्धारित मात्रक हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा गया, जो कि मूल मात्रकों से ही उत्पन्न हुए हैं। अब इसमें एक फैक्ट की बात है कि ये जो लेवाइजियर और उसके सहयोगियों ने ये जो मापन प्रणाली निर्धारित की थी, मात्रक प्रणाली, उसको MKS या मीट्रिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मीट्रिक प्रणाली क्या है? यानी जिसमें 3 जो मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, उसके लिए मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी MKS प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली जिसको कहा जाता है, यह निर्धारित की गई थी। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत की बात करते हैं, तो भारत के अंदर ये प्रणाली है 1 अप्रैल 1957 को है लागू की गई थी, या इसको अवधारणा में लाया गया था। उसके बाद जो है SI सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या फिर ले सिस्टम डी इंटरनेशनल, इसने क्या किया कि 1960 के अंदर एक नई प्रणाली विकसित की थी जिसको कहा जाता है CGS प्रणाली, जिसको CGS प्रणाली कहा जाता है, जिसके अंदर क्या हुआ, 3 जो मुख्य राशियां हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय, उनके लिए जो पहले निर्धारित मात्रक थे MKS में मीटर, किलोग्राम और सेकंड, उनको बदल करके मीटर की जगह लंबाई का मूल मात्रक है वो सेंटीमीटर किया गया, और द्रव्यमान का ग्राम, और समय के लिए वही सेकंड निर्धारित किया गया। तो इस प्रणाली को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के आधार पर CGS प्रणाली है वो कहा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हर एक एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, और हर एक एग्जाम के अंदर इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो सामने निकल करके आते हैं। अब अगर हम आगे देखते हैं कि कुछ और जानकारियां हैं जो मापन प्रणाली और मात्रकों से जुड़ी हुई है, तो आइए देखते हैं वो क्या हैं। ये जो मापन प्रणाली है, इसमें ध्यान रखना है कि मापन प्रणाली अस्थायी है, अलग अलग देश अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो द्रव्यमान है उसको ब्रिटेन के अंदर अगर हम देखें तो ऑन्स में भी मापा जाता है, या फिर पाउंड के अंदर मापा जाता है। तो वो अपना अलग अलग हर एक देश के अंदर वो अपने सहूलियत के हिसाब से वो मापन प्रणालियां हैं वो निर्धारित करते हैं, और परिवर्तन की संभावना इनमें लगातार बनी रहती है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मापन की प्रणालियां हैं वो सर्वमान्य है, हर जगह निर्धारित की गई है। फिर अगर हम देखें फर्दर, तो लंबाई के लिए, ज़्यादा लंबाई की दूरियां हैं उनको नापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक प्रणाली और इस्तेमाल की जाती है ज़्यादा लंबाई को मापने के लिए, प्रकाश वर्ष। जैसे अगर हम देखें तो ग्रहों की दूरियां हैं वो पृथ्वी से मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, और एक प्रकाश वर्ष है वो 9.46 इंटू 10⁻15 यानी 9.46 गुना 10⁻15 यानी 15 मीटर के बराबर है वो उसको माना जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो इकाई है दूरी मापने की उसको कहा जाता है पारसेक। ये सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की, और एक प्रकाश वर्ष है ये 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीछे कई एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। और ये किसके ऊपर निर्धारित किए गए हैं? ये जो मूल राशियां हैं दूरी मापने की, ये प्रकाश की चाल के ऊपर निर्धारित हैं। तो प्रकाश की चाल अगर हम देखें तो आपको अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रकाश की जो चाल है वो 2,99,792 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। कुछ बुक्स के अंदर इसमें थोड़ा और परिवर्तन मिलेगा, कुछ बुक्स के अंदर लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसको दर्शाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइम क्या ऑप्शन आता है, उसके हिसाब से आपको करना है। तो 3 लाख हो या फिर 2,99,792 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये निर्धारित की गई हैं प्रकाश की चाल, और उसी के आधार पर लंबाई की मात्रक है मीटर है उसका निर्धारण हुआ है। मीटर का निर्धारण हुआ है वो प्रकाश के द्वारा सेकंड के 1/2,99,792वें हिस्से में तय की गई कुल दूरी को मीटर कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद मीटर के अंदर अलग अलग, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है।
1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है वो कितने के बराबर होता है, तो 1/100 मीटर, और 1 मिलीमीटर है जो सबसे उससे भी छोटी यूनिट है वो है 1/1000 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम द्रव्यमान के बारे में देखते हैं तो जो अलग अलग वस्तुओं का द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में मापा जाता है। तो 1 क्विंटल है वो 100 किलोग्राम को कहा जाता है, 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, और 1 ग्राम जो है 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 मिलीग्राम की अगर हम बात करें तो वो 1/1000 ग्राम के बराबर होता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और व्युत्पन्न मात्रकों की, कौन कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है और कहाँ कहाँ पर काम आता है। व्युत्पन्न मात्रक वो हैं जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाल की अगर हम बात करें तो चाल क्या है, एक भौतिक राशि है और इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। और चाल क्या होता है कि प्रति सेकंड में कोई वस्तु हर एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, तो वो क्या होती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है वस्तु का अपने स्थान से हटना। तो वस्तु अपने स्थान से कितनी दूरी है वो तय करती है, न्यूनतम लंबाई कितनी तय करती है, वो उसका कहलाता है विस्थापन। और विस्थापन एक तय लंबाई होती है, उसको मीटर में मापा जाता है। अब विस्थापन के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये होता है कि विस्थापन शून्य कब होता है, विस्थापन धनात्मक कब होता है और विस्थापन ऋणात्मक कब होता है। अगर हम इनकी बात करें तो विस्थापन शून्य होता है अगर वस्तु जिस जगह पर है वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है, अपने स्थान पर वापस पहुंच जाती है एक तय दूरी के पश्चात में, तो उसका विस्थापन है वो गिना जाता है, शून्य गिना जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं धनात्मक विस्थापन की, तो अगर कोई वस्तु है, किसी वस्तु का विस्थापन यानी वस्तु है अगर इस दिशा में जा रही है और बल्ब की दिशा भी यही है, जैसे हम किसी चीज़ को धकेलते हैं तो हम वस्तु को उसी दिशा में विस्थापित करते हैं जिस दिशा में हम बल लगाते हैं। तो बल और विस्थापन की दिशा अगर समान है तो वो क्या होगा, धनात्मक विस्थापन होगा। इसके बाद तीसरी जो कंडीशन है विस्थापन के बारे में वो है कि ऋणात्मक विस्थापन कब होता है। अगर हम ऋणात्मक विस्थापन की बात करें तो ऋणात्मक विस्थापन कब होता है, जब बल की दिशा है वो विस्थापन की दिशा के विपरीत हो। और ऐसा कब होता है, जब हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं। जब हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, विस्थापन है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि बल की दिशा है वो एक तरफ होती है और विस्थापन की दिशा दूसरी तरफ। यानी अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाकर अपनी ओर खींचें तो विस्थापन है वस्तु का वो हमारी दिशा में होता है और बल है वो उस वस्तु की तरफ लगता है। तो ये क्या होता है, ऋणात्मक विस्थापन का एक प्रकार है। इसके अलावा जो बाकी के व्युत्पन्न मात्रक हैं या भौतिक राशियां हैं उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन चीज़ों का जिक्र करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, क्या क्या फैक्ट क्या क्या तथ्य हैं जो पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम के अंदर और क्या क्या पूछे जाएंगे। ये टॉपिक जो था इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन है बनते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो HSSC का हो, SSC का हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर इसमें से आपकी कोई हेल्प हो तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हम आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियोस बनाते रहेंगे और वो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।